नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करेंगे जो किसी भी प्राकृतिक आपदा से कहीं ज्यादा डरावनी है। हम बात कर रहे हैं तूफान सैंडी की और उसके बाद आई उस भयंकर नौकरशाही विफलता की जिसने हजारों पीड़ितों को सचमुच बेसहारा छोड़ दिया। अरबों डॉलर की सरकारी सहायता और बीमा के बावजूद एक पूरा का पूरा सिस्टम आखिर कैसे फेल हो गया? आइए बिना समय बर्बाद किए इस तबाही के व्यापार को समझते हैं। इस त्रासदी के दर्द को समझने के लिए डायने और नेक कैमरेडा की कहानी एकदम सटीक उदाहरण है। जब तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था और राष्ट्रपति उनके शहर का दौरा करने आए तो इस जोड़े ने उन्हें गले लगाकर बस एक ही गुहार लगाई थी, हमें भूल मत जाना। ये कोई मामूली वाक्य नहीं था, ये उन हजारों लोगों की सामूहिक आवाज थी जिन्होंने पल भर में अपनी जिंदगी भर की कमाई खो दी थी। उनके मन में एक गहरा डर था कि कहीं सिस्टम उन्हें उनके हाल पर न छोड़ दे, और सच कहूं तो दुर्भाग्य से यही डर आगे चलकर एक भयानक सच बन गया। और यहीं से शुरुआत होती है इस दूसरी त्रासदी की, जहां लोग 3 साल बाद भी बेघर थे। देखिए, सुपरस्टॉर्म सैंडी सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी। तूफान के गुजर जाने के बाद जो कभी न खत्म होने वाली कागजी कार्यवाही, दावों को खारिज करने का सिलसिला और प्रशासनिक दुस्वप्न शुरू हुआ, वो असल में इंसानों द्वारा रची गई एक दूसरी त्रासदी थी। इसका सबसे दिल तोड़ने वाला उदाहरण न्यू जर्सी के डग क्विन है। डग ने जीवन भर की बचत से पानी के किनारे एक घर लिया था जिसे सैंडी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। विडंबना देखिए, आज भी वो एक किराए के मकान में रहते हैं, अपने नष्ट हो चुके घर का मॉर्गेज भरते हैं, और सबसे हैरानी की बात, वो अभी भी उस खाली पड़े प्लॉट के लिए बाढ़ बीमा का प्रीमियम चुका रहे हैं, जहां अब घर नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। सच में ये बिल्कुल बेतुका है। तो चलिए इस मामले की गहराई में चलते हैं और बाढ़ बीमा के इस मायाजाल को समझते हैं। डग क्विन की स्थिति कोई संयोग नहीं है, ये एक ऐसे उलझे हुए सिस्टम का हिस्सा है जो खुद भारी कर्ज में डूबा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका पूरा जोखिम आम करदाताओं के कंधों पर है। इसकी कहानी शुरू होती है 1968 से, जब निजी बीमा कंपनियों ने बाढ़ का जोखिम उठाने से हाथ खड़े कर दिए तो सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम NFIP बनाया। फिर 1980 के दशक में निजी कंपनियों को सिर्फ पॉलिसियां बेचने और दावे निपटाने के लिए वापस लाया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां उनका अपना कोई जोखिम नहीं था, उनका एक पैसा भी दांव पर नहीं था। फिर 2005 में तूफान कटरीना आया, जिसने इस कार्यक्रम को पूरी तरह दिवालिया कर दिया। नतीजा यह हुआ कि 2012 में सैंडी के आने से पहले ही यह सिस्टम 18 अरब डॉलर के भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ था। इसी कर्ज के भारी दबाव का नतीजा था कि बीमा दावों को खारिज करने का एक कभी खत्म न होने वाला नौकरशाही चक्र शुरू हो गया। डग क्विन के उदाहरण से इस चक्र को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, उन्होंने 2.5 लाख डॉलर की अधिकतम पॉलिसी ली और पूरा प्रीमियम भरा। स्टेप 2, जब घर तबाह हुआ तो उन्हें पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ $90,000 पकड़ा दिए गए, जो कि बहुत ही कम था। स्टेप 3, उन्होंने सरकारी एजेंसी फेमा FMA में अपील की और पूरे 5 महीने तक बस इंतजार करते रहे। और अंतिम स्टेप, फेमा ने बिना किसी ठोस जांच पड़ताल के चुपचाप निजी बीमा कंपनी के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। साफ है कि यह पूरा सिस्टम पॉलिसी धारक के खिलाफ काम कर रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जाली रिपोर्ट और शर्तों के जरिए कागजी कार्यवाही को सचमुच एक हथियार बना दिया गया। और यह बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे सिस्टम में हेरफेर किया गया। जब वकीलों और पत्रकारों ने इसकी गहराई से जांच की तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ कुछ कागजात खोने या तकनीकी गलतियों का मामला नहीं था, ये एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। एक तरफ जिस फील्ड इंजीनियर ने वास्तव में घर का मुआयना किया, उसने साफ लिखा कि घर पानी के तेज बहाव के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट ने उस इंजीनियर को बिना बताए चुपके से रिपोर्ट के निष्कर्ष ही बदल दिए। उन्होंने लिख दिया कि घर पानी के बहाव से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी उस साइट पर गया ही नहीं, उसने सिर्फ क्लेम का पैसा बचाने के लिए पूरी रिपोर्ट ही पलट दी। इस हेरफेर को सही ठहराने के लिए जिस तकनीकी शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो था अर्थ मूवमेंट एक्सक्लूजन, यानी पृथ्वी की हलचल की शर्त। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। बीमा कंपनियों ने घर की नींव में आई दरारों को तूफान का नतीजा मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अरे ये नुकसान तूफान से नहीं बल्कि जमीन के खिसकने की वजह से हुआ है, जो पहले से मौजूद एक समस्या थी। इस एक छोटी सी तकनीकी खामी को हथियार बनाकर उन्होंने सबसे महंगे मरम्मत कार्यों का भुगतान करने से साफ मना कर दिया। बीमा कंपनियों के इस रवैये के बाद उम्मीद की आखिरी किरण सरकारी कार्यक्रम थे, खासकर न्यूयॉर्क सिटी का बिल्ड इट बैक कार्यक्रम। लेकिन इस 1.5-7 अरब डॉलर के विशाल कार्यक्रम की जमीनी हकीकत पूरी तरह से अराजक थी। 9,000 घरों की मदद करने का टारगेट था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद केवल 64 घर ही बाढ़ से सुरक्षित ऊंचाई तक उठाए जा सके। लोगों के दस्तावेज बार बार लगातार खो रहे थे। डायने कैमरेडा के घर की ही बात करें तो 3 साल बाद भी उनके लिविंग रूम में तूफान का पानी एक फिश टैंक में मौजूद था, लिटरली। और सबसे अजीब बात तो यह थी कि कुछ लोगों को अपने ही पैसे से अपना पहला फ्लोर दोबारा बनाना पड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि पुराने सरकारी परमिट बंद हो सकें। उसके बाद सरकार उस घर को ऊंचा उठाती और नीचे का हिस्सा फिर से तोड़ देती। ये किसी बुरे सपने जैसा था। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रोग्राम इतना बुरी तरह फेल क्यों हुआ? इसका जवाब इन बाहरी कंसल्टिंग फर्मों के खर्च में छिपा है। सरकार ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए इन फर्मों को पूरे $5 करोड़ लौटा दिए। ये फर्में शहर से 40 से $100 प्रति घंटे का बिल वसूल रही थी। लेकिन जमीन पर काम कौन कर रहा था? वो लोग जिन्हें सोशल वर्क या केस मैनेजमेंट की बिल्कुल भी समझ नहीं थी।
वॉलमार्ट या किसी फार्मेसी के पूर्व कैशियर जैसे लोगों को इन फर्मों ने $18 प्रति घंटे से भी कम दिहाड़ी पर काम पर रख लिया था। बिल्कुल अनुभवहीन लोगों के हाथ में इतनी जटिल व्यवस्था सौंपेंगे तो नतीजा तो यही होना था। और संसाधनों की बर्बादी का आलम यह था कि पूरे $6 लाख, जी हां $6 लाख, केवल एक ऐसे घर को ऊंचाई पर उठाने के लिए खर्च कर दिए गए जिसकी अपनी कुल कीमत ही मुश्किल से $80,000 थी। और हद तो तब हो गई जब वो घर ऊंचाई पर जाकर टूट गया और उसे हवा में ही पूरी तरह से दोबारा बनाना पड़ा। यह इस पूरे सिस्टम की घोर अक्षमता का जीता जागता सबूत है। एक तरफ बर्बादी थी तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये दुखों से मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा अवसर बन गया। एक और आम लोग पाई को मोहताज थे, खंडहरों में रह रहे थे। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। जिस साल सैंडी ने यह प्रलय मचाई, उसी साल इस पूरे कार्यक्रम में शामिल बीमा कंपनियों ने $40 करोड़ का भारी भरकम मुनाफा कमाया। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इन कंपनियों का अपना एक पैसा भी दांव पर नहीं था। पूरा का पूरा जोखिम सरकार और करदाताओं का था। फिर भी कंपनियों ने इस आपदा प्रबंधन से लगभग 30% का प्रॉफिट मार्जिन अपनी जेब में डाल लिया। दरअसल सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि जब क्लेम ज्यादा आते हैं तो ये कंपनियां फीस के रूप में ज्यादा पैसा बनाती हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि असली विलेन सिर्फ वो तूफान नहीं था, बल्कि वो सिस्टम था जिसने इस आपदा को एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया था। कॉर्पोरेट मुनाफे और एक आम नागरिक की बर्बादी के बीच का ये फासला बहुत चुभने वाला है। डग क्विन जैसे लोगों के लिए ये कितनी बड़ी निराशा रही होगी कि उनके दर्द, उनकी तबाही को अनुचित मुनाफे के एक अवसर की तरह भुनाया जा रहा था। यह सब दर्शाता है कि ये एक बिना योजना की व्यवस्था थी, जहां राष्ट्रीय लचीलेपन का पूरी तरह से अभाव था। ये सिर्फ न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के किसी एक मोहल्ले की कहानी नहीं है। ये पूरे देश के आपदा प्रबंधन की सच्चाई है। सैंडी के बाद जो कुछ भी हुआ वो एकदम एड हॉक तरीके से हुआ। किसी का घर उठा दिया गया, कोई खाली छोड़ दिया गया। एक मजबूत, एकजुट राष्ट्रीय रणनीति का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। अगर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी बीमा कंपनियां सिर्फ अपना मुनाफा कमा रही हैं, कंसल्टेंट अपनी जेबें भर रहे हैं और असल पीड़ित आज भी बेघर हैं, तो एक बड़ा सवाल उठता है, जब अगला बड़ा तूफान आएगा, जो कि तय है कि आएगा ही, तो हमारी रणनीति क्या होगी? क्या हम फिर से इसी नौकरशाही के दुष्चक्र में फंसने वाले हैं? अगली बार जब नीतियां बने तो हमें ये सवाल जरूर पूछने होंगे। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।